हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमिताभ घोष द्वारा लिखित किताब की। इसका नाम है द लिविंग माउंटेन, ए फेबल ऑफ आवर टाइम्स। तो ये जो किताब है ये पिछले 400 सालों की कहानी है और ये मात्र 35 पन्ने की किताब है, लेकिन इसके अंदर 400 सालों का इकोलॉजिकल हिस्ट्री आपको मिल जाएगा और ये एक फिक्शनल स्टोरी के माध्यम से अमिताभ घोष ने बड़ा ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया है। तो इसकी जो कहानी है वो समझते हैं और हम ये भी समझेंगे कि इसके माध्यम से हम कैसे पिछले 400 सालों का इकोलॉजिकल इतिहास इस पूरी दुनिया का समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है इसमें अमिताभ घोष की एक दोस्त होती हैं और अमिताभ घोष न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। उनकी एक दोस्त होती है मानसी और उनका जो जीवन है, बचपन है, वो नेपाल में बीता होता है। तो उसी की कहानी वो इस पूरे किताब में बताती हैं। जैसा कि इस किताब का नाम है द लिविंग माउंटेन, तो मानसी के बचपन जब नेपाल में बीत रहा होता है तो वहाँ पे एक पर्वत होता है, उसको लोग बोलते हैं महापर्वत। और महापर्वत की खासियत ये होती है कि होता तो वो पर्वत है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि वो लिविंग है, यानी कि जीवंत पर्वत है, वो जीता जागता पर्वत है, कोई मुर्दा नहीं है। तो एक तरीके से निर्जीव चीज़ों में भी जीवन की वो दिखाई गई इसमें कि भाई उसमें भी जीवन है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं और जो पूरा समाज होता है, वो पूरा समाज पूरी तरीके से उस पर्वत पर निर्भर होता है। उस पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, उससे जो थोड़े मोड़े जड़ी बूटियाँ आती हैं, जो फूल आते हैं, जो फसलें होती हैं, वहाँ का पूरी तरह से जीवन जो है उस पर्वत से निकलने वाले रिसोर्सेज पर निर्भर होता है। तो वहाँ के समाज को जीवन देने का काम वो लिविंग माउंटेन यानी कि महापर्वत करता है। और जो चीज़ समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है, इसलिए उस पर्वत को सजीव माना लोगों ने। और उस पर्वत के आसपास जो घाटी होती है वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब्स आपस में कई बार लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, लेकिन एक बात उन सभी ट्राइब्स में कॉमन होती है, वो ये है कि ये जो पर्वत है वो लिविंग है, यानी कि सजीव है, और इसका सम्मान करना है। किसी भी स्थिति में इसके ऊपर नहीं जाना है और अपनी जो इच्छाएं हैं उस वो संयमित तरीके से रखनी है और इस पर्वत से अपना संबंध सम्मानपूर्ण रखना है, हार्मोनी बना के रखनी है। उसके बाद क्या होता है, उस पर्वत से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो मसाले और दूसरी चीज़ें, उसको लेकर के जो घाटी के लोग होते हैं वो साल में एक बार बाहर जाते हैं बेचने के लिए। और बाहर से जो व्यापारी आते हैं वो उनको बेचते हैं, उससे उनके पूरे साल का खर्चा चलता है। और बेचते भी क्या है, वो बार्टर सिस्टम है, एक तरीके से विनिमय करते हैं, आदान प्रदान होता है। एक बार क्या होता है कि एक एंथ्रोपोसीन नाम का समुदाय होता है, वो आता है बाहर और बाहर आके पूछता है कि आपके महापर्वत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसकी वो सूची बनाता है, जिसको देख करके कि ये लोग डर जाते हैं जो घाटी में रह रहे होते हैं महापर्वत के, और वो वापस जाके बाकी लोगों को बताते हैं। और फिर वही जो एंथ्रोपोसीन है वो बाद में बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ वापस आते हैं और घाटी में घुस जाते हैं, जो कि पहले प्रतिबंधित होता है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति घाटी के अंदर नहीं घुस सकता। जो समुदाय वहाँ पे रहते हैं सिर्फ वही रह सकते हैं, बाहर का जो व्यक्ति है वो सिर्फ वहीं तक आ सकता है जहाँ तक कि वो लोग सामान बेचने अपने जाया करते थे। अब अंदर आने के बाद वो जो लोग आए होते हैं उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और आधुनिक मशीनें होती हैं, और वो महापर्वत को एक निर्जीव चीज़ समझते हैं और वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक रिसोर्स है, संसाधन है, जिसको कि हमें एक्सप्लॉयट कर लेना है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, खोद के निकाल लेने हैं। तो वो उसके लिए उस पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। चढ़ाई शुरू करने के बाद क्या होता है कि ऊपर चढ़ते जाते हैं लोग। चढ़ने के साथ ही वो ये भी बताते हैं कि तुम लोग सांस्कृतिक रूप से या नस्लीय रूप से, रेशियल तरीके से, कल्चरल तरीके से हमसे कमज़ोर हो, जो ट्राइब्स रह रहे होते हैं। तो एंथ्रोपोसीन उनको ये बताते हैं कि आप लोग कल्चरली, रेशियली हमसे कमज़ोर हो, पावर के मामले में भी पिछड़े हुए हो, और आप लोगों ने इस पर्वत के बारे में कुछ समझा ही नहीं, इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स हैं, आप कुछ इसका लाभ ही नहीं उठा पाए। फिर वो चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। उनको चढ़ते हुए देख के जब वो 50 साल 100 साल तक चढ़ते हैं तो जो नीचे लोग ट्राइब्स रहते हैं उनके मन में भी ये आ जाता है कि हाँ भाई, हम कल्चरली रूप से वीक हैं, और वो भी चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो ऊपर जाके चढ़ना चालू करते हैं तो उस पर्वत के अंदर जो है भूस्खलन चालू हो जाता है, लैंडस्लाइड, और नीचे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, क्योंकि नेचुरल जो हार्मोनी है वो ब्रेक होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो एंथ्रोपोसीन है उसके अंदर जो सबसे संभ्रांत तबका है, सबसे एलीट तबका है, वो क्रोनी बन जाता है कुछ टाइम के बाद। और वो क्रोनी जो तबका है वो सबसे आगे निकल जाता है चढ़ने में और मिनरल्स को एक्सप्लॉयट करने में।
तो इसमें अब 3 ग्रुप बन जाते हैं पर्वत पे चढ़ने में। सबसे ऊपर क्रोनी होते हैं, उसके बाद एंथ्रोपोसीन होते हैं, और सबसे नीचे जो ट्राइब्स वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो होते हैं। चढ़ते चढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि नीचे बिल्कुल ही हाहाकार मच जाता है, नदियाँ तबाही लाने लगती हैं और लैंडस्लाइड होने लगता है, और नीचे का दृश्य बिल्कुल ही बर्बादी का दिखने लगता है। इसके बाद जो क्रोनी है वो चढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन एंथ्रोपोसीन और जो ट्राइब्स हैं वहाँ के लोकल, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि अब चढ़ना बंद कर देना चाहिए। लेकिन उन्हें नीचे जाने में भी डर लगता है, क्योंकि नीचे उन्होंने लोगों को सपने दिखाए होते हैं कि इस पे कोई भी चढ़ सकता है और एक दिन इसके रास्ते सबको समृद्धि मिल सकती है। तो एंथ्रोपोसीन कहते हैं कि अब नीचे चलते हैं, और नीचे आकर वो कहते हैं कि तुम्हारी सभ्यता ज़्यादा ठीक थी, तुम लोग जो मानते थे ट्राइब्स से वो ज़्यादा सही था, और ये सच में ये जो पर्वत है वो लिविंग है, और हम इस बात को अब समझ रहे हैं। और वहाँ की जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, वहाँ पे एक डांस होता था, उसमें एक कलावती नाम की डांसर है, उसको वो लोग ढूंढते हैं। बाकी जो मोस्टली डांसर्स हैं उनको मारा जा चुका होता है बहुत पहले ही। तो वो जब डांस कर रही होती है तो उसको वो बोलते हैं कि भाई ये पर्वत हिल रहा है, आप महसूस करो। और वो जो डांसर होती है वो उनको बहुत तेज़ से डांटती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपको लगता है कि आप इस प्रकृति के मालिक हैं, जबकि आप इसके एक बहुत छोटे से हिस्सा हैं। तो यहाँ से पूरी कहानी ये ख़त्म हो जाती है। अब ये कहानी कैसे हमारे 400 सालों का इतिहास है वो समझने की ज़रूरत है। ये कहानी दरअसल कॉलोनियल टाइम्स की है, जब एशिया में, स्पेशली इंडिया में और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में कॉलोनियल पावर्स आई, तो उन्होंने ठीक ऐसे ही बिहेव किया। उन्होंने कहा कि हम कल्चरली रूप से आपसे आगे हैं, और रिसोर्स को एक्सप्लॉयट किया, और हमारी जो संस्कृति थी ग्लोबल साउथ की उसको नीचा समझा। समय के साथ पता चला कि हमारी जो संस्कृति थी वो संस्कृति हमारे भूगोल के अनुकूल थी और प्रकृति के अनुकूल थी, और हम हार्मोनी में बेहतर ढंग से रहना जानते थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लीविंग वाली बात है, तो उसमें 2017 में उत्तराखंड का एक जजमेंट है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो नदियां हैं या पहाड़ हैं वो दरअसल सजीव उनको माना जाए, और उनके भी अपने अधिकार हैं। तो वो बात जो आज के सैकड़ों साल पहले हमारे समाज ने कही कि ये तालाब सजीव हैं, ये पर्वत सजीव हैं, वो हमें आज भी जो सबसे मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है उसमें देखने को मिल रहा है। उड़ीसा में भी ऐसा हुआ, जब एक बहुत बड़े औद्योगिक ग्रुप है वेदांता, उसने वहाँ के एक पर्वत पे जो है कुछ मिनरल्स पाया और उसको खोदना चालू किया। तो वहाँ के जो ट्राइब्स थे उन्होंने कहा कि ये पर्वत सजीव है, और इस पे जो मूवी एक बनी है बहुत फेमस अवतार, उसमें भी ये चीज़ दिखाया गया है कि वो पर्वत दरअसल सजीव था। तो इसमें किताब में सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने जो आम तौर पर हम बताते हैं कि जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है उसकी जो रूट कॉजेज हैं वो सिर्फ कैपिटलिज्म है पिछले 50-60 साल का, उसको अमिताभ घोष पिछले 400 साल तक लेके जाते हैं। और एंथ्रोपोसीन जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो औद्योगिकरण शुरू हुआ और औद्योगिक क्रांति शुरू हुई यूरोप में, उसके समय का जो मानव है वो एंथ्रोपोसीन वहाँ से शुरू होता है। तो उस समय के जो हिस्टोरिकल एमिशंस हैं उसकी बात करने पे भी जोर देते हैं अमिताभ घोष, और वो कहते हैं कि जिस भी समाज को उस समय यह समझा गया कि वो पिछड़ा है, वो समाज दरअसल ज़्यादा नेचुरल था और ज़्यादा ही इकोलॉजी को सम्मान से देखने वाला समाज था, और उसका ट्रेडिशनल विजडम जो है आज भी वो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इस पतली सी छोटी सी किताब के माध्यम से पूरे इकोलॉजिकल हिस्ट्री को एक नरेट करने का काम किया है अमिताभ घोष ने, और बहुत बड़ा रेटरिक इन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रस्तुत किया है। तो ये किताब जो विशेष तौर पर ग्लोबल साउथ के देश हैं वहाँ पर विशेष रूप से पढ़ी जानी चाहिए, और ये साम्राज्यवादी ताकत जो कॉलोनियल पावर्स हैं और जो विकसित देश हैं आज के, उनके खिलाफ एक बहुत ही सशक्त तर्क प्रस्तुत करने का काम करती है। तो ये थी दोस्तों अमिताभ घोष की किताब द लिविंग माउंटेन। इसका रिव्यू आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें बताएं। अगर कोई ऐसी और किताब है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या जो हमें पढ़नी चाहिए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।